मतलब क्योंकि 5 दिन के बाद थोड़ा अजीब-सा माइंड हो जाएगा आप लोगों का, इस पहले की 3-4 क्लासेस समझ में आनी चाहिए। अभी किसी का सुबह क्वेश्चन था, शायद प्रीत पूछ रहा था कि मैम सेक्शन कैसे लिखना है, तो क्या क्वेश्चन था आपका ये बताइए? मैम जैसे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन आए तो अभी मैम हमने उसके पढ़ा अंदर ही नहीं है। कौन-कौन से अभी हमने कहाँ पढ़ा है? जब मैं पढ़ेंगे तब बताऊँगी सेक्शन 10 के साथ में कि कौन-कौन से सेक्शंस लिखने होते हैं। अभी तो जनरल चीज़ ही पढ़ रहे हैं। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन था? मैम यही था मेरा। तो अभी तो सेक्शन 10 आने में टाइम लगेगा, तो हम पढ़ेंगे धीरे-धीरे। ठीक है? तो आइए, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है, सेविंग्स है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, आपको याद रखनी है किस-किस की डेफिनेशन है, रट लो जल्दी से। प्रपोजल, ठीक है, प्रॉमिस, प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, कंसिडरेशन, ठीक है, अग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की है, फिर है ना, फिर कौन सी सीरीज की है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 3 हमको सब बिल्कुल अच्छे से याद है, कम्युनिकेशन कैसे दिया जाएगा, एक्ट और ओमिशन से दिया जा सकता है जिसमें आपका इफेक्ट हो कम्युनिकेशन करने का। सेक्शन 4, ठीक है, याद कर लो, यदि आपने प्रीवियस क्लास बिल्कुल अच्छे से ली होगी तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो आप। सेक्शन 4 में तीन चीजों की बात की गई, 3 पैराग्राफ हैं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। माइंड में आप लोगों को याद रखना है कि कब कंप्लीट होता है, जब वो जिसको दिया गया है उसकी नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस का कब कंप्लीट होता है, तो इसमें 2 पार्ट है। अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होता है, जब लेटर ट्रांसमिशन में डाल दिया जाए, और अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है, जब नॉलेज में आ जाए। ठीक है, रिवोकेशन में अगेंस्ट रिवोकेशन जो कर रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, जब उसने लेटर डाल दिया, और जिसके अगेंस्ट रिवोकेशन किया जा रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, जब लेटर पढ़ लिया गया। तो 3 सेक्शन 4 में थे, आपको याद हो ही गए होंगे, अपन ने बहुत अच्छे से समझे। सेक्शन 5 रिवोकेशन कब तक कर सकते हो, जो व्यक्ति है, जो प्रपोजर है, वो लेटर डालने से पहले पहले रिवोक कर सकता है। वही सामने वाला लेटर पोस्ट कर दे कि हाँ मैं तैयार हूं तुझे देने के लिए, उससे पहले पहले क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टर कब तक रिवोक कर सकता है, वो लेटर पढ़ ले उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली। सेक्शन 6 में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो न्यू एलसीडी इंडिया, जो प्रपोजर है नोटिस देकर रिवोक कर सकता है। लैप्स ऑफ टाइम, प्रपोजर ने बोला 10 दिन के अंदर तू क्या कर, इसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो मतलब सामने वाला अब एक्सेप्ट प्रपोजर मानेगा कि नोट रिवोक हो चुका है जो प्रपोजल। कंडीशन प्रेसिडेंट, एक कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा, रिवोक माना जाएगा। डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर है, माइंड में याद रखो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, प्रपोजल को रिवोक करने की बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 प्रपोजल को रिवोक करने के तरीके बताता है, किसी अदर चीज को नहीं, प्रपोजल को। डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजल। और एक लाइन मैंने लास्ट में आपको याद करवाई कि जो एक्सेप्टर है उसको इसकी डेथ और इंसेनिटी का पता लग जाना चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले, तो रिवोक किया जा सकता। सेक्शन 7 शायद यही था कि जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, दोनों शब्द याद रखनी चाहिए, एब्सोल्यूट, बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और अनक्वालिफाइड। ठीक है, यदि स्पेसिफिक मैनर नहीं दे रखा है तो जनरल मैनर में करो, और यदि एक्सेप्टेंस देने का स्पेसिफिक मैनर दे रखा है तो स्पेसिफिक मैनर में करो। यदि स्पेसिफिक मैनर में नहीं करता है तो प्रपोजर के पास में ऑप्शन है कि वो सामने वाले व्यक्ति को इंसिस्ट करे कि आप स्पेसिफिक मैनर में ही एक्सेप्टेंस दो। यदि वो ऐसा नहीं करता है, इफ ही फेल्स टू डू सो, तो इसे क्या कंसीडर किया जाता है कि उसने एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, तो इस सेक्शंस में आपने यदि 1 2 3 4 क्लास हो गई, शायद 3 या 4 क्लास, यदि आपने वो 3-4 क्लास ली है तो इन सेक्शंस में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के बेस है बिल्कुल। अब आ जाइए सेक्शन नंबर, पूछिए किसी को कुछ पूछना है। अब देखिए सेक्शन नंबर 8, एक्सेप्टेंस कैसे कैसे कर सकते हो। क्या करा, आप एक्सेप्टेंस कैसे कैसे कर सकते हो। आप 2 काम, या तो आपने किसी ने कुछ कंडीशन लगाई है उसको फुलफिल कर दो, या कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लो। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन for a reciprocal promise which may offered with the proposal is an acceptance of an proposal। proposal का acceptance, या तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैं ये पेन मैं उस व्यक्ति को दूंगी जो मुझे
मैक्सिमम प्राइस कोट करेगा। ठीक है, आप लोगों ने दी जैसे 30,000 का पेन है तो किसी ने मुझे 3 दिया, 3.5 दिया, 4 दिए, मैक्सिमम आप 11 में से जितने जिसने भी सबसे मैक्सिमम दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ उसको, जैसे जैसे किसी ने बोला कि मैं इस पेन को 8,000 रुपए में खरीद रहा हूँ, 8,000 मैक्सिमम, तो मैंने जो कंडीशन लगाई थी उसको आपने एक्सेप्ट करा, तो मैंने क्या, इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, एक्सेप्टेंस को कंसीडर कर लिया जाएगा। देखो सबसे पहला, ये जो प्रपोजल के साथ कंडीशन लगी थी उसका अपने परफॉर्मेंस कर दिया है, तो इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है प्रपोजल के संबंध में बात और एक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के संबंध में बात। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में मैं भी कुछ काम करूंगी और आप भी कुछ काम करोगे, तो आपने यदि रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कंसीडरेशन एक्सेप्ट किया, जैसे मैंने कहा हर चीज रेसिप्रोकल प्रॉमिस चल रहा है, लाइक बार्टर चल रहा है कि जैसे मैं एक होटल में मैनेजर हूँ, एक होटल में मैनेजर हूँ और आप मान लीजिए कि कोई लाइक होटल के एसेंशियल्स जो भी हॉस्पिटैलिटीज में एसेंशियल्स होते हैं वो आप सर्व करते हो। तो मैंने ऐसे कहा कि जो इस होटल में मतलब यदि कोई मुझे होटल की ये जो मतलब जो भी पर्टिकुलर एसेंशियल्स है ये मुझे देगा, उसको मैं होटल के 12 कमरे एज अ बार्टर दे दूंगी, 12 कमरे एज अ बार्टर दे दूंगी। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, होटल का एसेंशियल, और आपके लिए कंसीडरेशन क्या है, 12 कमरे। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए आपको 12 कमरे दिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अब क्या कंसीडर किया जाएगा, ये माना जाएगा। जैसे ही मैंने आपको 12 कमरे दिए, अब ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, आपने कंसीडरेशन को एक्सेप्ट किया ना। एक बार दोनों चीज के लिए हैंड रेज कर दीजिए। इस सेंटेंस में दो लाइन, इस सेंटेंस में दो लाइनें, एक नॉर्मल प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है और एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए बारे में। यदि आप नॉर्मल प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो जो प्रपोजल के साथ में कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, और यदि रेसिप्रोकल प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना चाहते हो जो कंसीडर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये माना जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस कर चुके हो प्रपोजल का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल। देखो ये सेंटेंस यहां खत्म हो जाता है, यहाँ पहली पहली लाइन यहाँ खत्म हो रही, और द acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal। ये दूसरी लाइन है कि आपने किसी कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दिया गया था, इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। इसे क्या कंसीडर किया जाता है, इसे प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कंसीडर किया जाता है। तो बेयर एक मिनट नोट्स में देख लेते हैं, कुछ एडिशन लिखा हुआ है। मैम प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स कब मिल पाएगी? मैंने एक्चुअली अटेंड नहीं की थी लास्ट क्लास। वैसे तो मैंने सारी ग्रुप में डाल दी है, मैं एक बार चारों मतलब आज है ना बैच ऑप्शन क्रिएट कर दूंगी मैं उसमें क्लास प्लस में। ठीक है मैम। हाँ देखते हैं सेक्शन नंबर 8। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 8 सिमिलर सी बात बोलता है कि वेयर एवर एनी पर्सन हैज टू एक्सेप्ट द ऑफर। यदि किसी व्यक्ति को ऑफर एक्सेप्ट करना है तो वो दो तरीके से कर सकता है, कंडीशन को परफॉर्म कर ले या रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी आपको पता ही है, उसने क्या कर लिया था, उसने सामने जो भी कंडीशंस लगाई थी उसको एक्सेप्ट करके ठीक है चीजें कर दी थी, तो डन, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए कि जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है किसी प्रॉमिस का वो कैसे हो सकता है, या तो आप मुंह से बोल दो, ठीक है क्या कर दो, या तो आप मुंह से बोल दो या आप ऐसा कुछ काम कर दो जिससे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, promise express or implied insofar as the proposal or acceptance of any promise insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words। यदि ये ऐसा प्रपोजल और ऐसा एक्सेप्टेंस यदि प्रॉमिस का शब्दों में लिखकर किया जाता है, शब्दों में बोलकर किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऐसे प्रॉमिस को एक्सप्रेस। ये जस्ट एक डेफिनेशन बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, ये डेफिनेशन बता रहा है कि यदि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लिख कर दिया गया है, शब्दों में किया गया है, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस प्रपोजल माना जाएगा। और यदि अदरवाइज किया जा रहा है, मतलब कुछ अपने अलग से कुछ काम कर दिया, ओमिट कर दिया, ऐसे कुछ करके किया जा रहा है, तो इसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 9 एक जनरल बात बोल रहा है, इसमें कुछ आपको रटने की बात है, देख लेते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल रट लेना है। मैंने आपको काउंटर ऑफर का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लास के सेकंड क्लास में बता दिया था कि जैसे ही काउंटर ऑफर दिया जाता है वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग खत्म हो जाती है,
समझ रहे हो? ये एक बार याद कर लो, एक बार हैंड रेस कर दो। यदि वो इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी। किसी को नहीं समझ में आया था, एक बार हैंड रेस कर दीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन यदि नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा। बाकी सबको समझ में आ गया था? सुनिए, देखिए, मैंने कहा मैं 1000 रुपए में ये बुक बेच रही हूँ, ठीक है, 1000 रुपए में ये बुक बेच रही हूँ, ये मैंने क्या दिया? ऑफर। काउंटर ऑफर मैंने आपको बता दिया। काउंटर ऑफर क्या होता है? आप किसी ने, जैसे मैंने मोला मान लीजिए कि खुशबू को बोला मैं 1000 रुपए में बुक बेच रही हूँ, खुशबू बोल रही है कि मैं 950 में खरीदूंगी, तो ये खत्म, ये प्रपोजल, अब इसका कोई एंड नहीं हो सकता इस कॉन्ट्रैक्ट, ये यही खत्म, ये यही खत्म, इस क्योंकि काउंटर ऑफर दे दिया गया। अब मान लीजिए कि मैंने मना किया कि मैं नहीं दूंगी 950 रुपए में, खत्म बात, ये ऑफर यही खत्म हो चुका है, ये किसी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं हो। अब खुशबू बोलती है कि मैम एक काम करो कि मैं 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस पारुल बाउंड, पारुल क्या बाउंड है इस चीज से? अब पारुल की इच्छा है कि ये इस ऑफर को, क्योंकि अब खुशबू ने ऑफर दे दिया है, अब ये पारुल की इच्छा है कि पारुल इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्योंकि ये ऑफर यही खत्म हो चुका था। जैसे इसने 950 बोला, ये ऑफर यही खत्म हो चुका था, ये एक फ्रेश ऑफर कंसीडर किया जाए। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। ये खुशबू ने जो बोला ना कि मैं 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये फ्रेश ऑफर कंसीडर किया जाएगा, ये इस ऑफर का कंटिन्यूएंस नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ऐसा जाके केस नहीं लगा सकते कि सर मैंने तो ऑफर की एक्सेप्टेंस दी थी, भाई आपने जैसे ही काउंटर ऑफर दिया वो ऑफर खत्म हो चुका। तो व्हाट इज क्रॉस ऑफर, व्हाट इज काउंटर ऑफर, व्हाट इज जनरल ऑफर, व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लास में पहले बता चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। मैं मानती हूँ ये चैप्टर हमने काफी अच्छे से कर लिया। और कुछ देखते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे, सेक्शन 25 के साथ पढ़ेंगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन। अब आइए, बिल्कुल अच्छी सी बात है, ये मैंने आपको क्लास में, यदि फर्स्ट क्लास ली होगी तो समझ में आ ही गई होगी कि ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मैंने आपको चरस बेचने का अग्रीमेंट किया, तो ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। तो आप समझिए, जैसे कि अगेन, जैसे मैं बोलूं, मैंने कहीं पे वीडियो में सुना था कि मान लीजिए कि हर जो जज बनना है व्यक्ति, वो LLB पास आउट है। अब ये बोल सकते हो कि हर जो जज बना है वो LLB पास आउट है, लेकिन हर LLB पास आउट जज थोड़ी है। तो इसको ये समझो कि ये फर्स्ट कंडीशन है, एग्रीमेंट क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, और कॉन्ट्रैक्ट उसकी सेकंड स्टेज है। तो खुद समझ लोगे, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जैसे हर जज LLB, हर जज ने LLB कंप्लीट करी है, बट हर LLB वाला व्यक्ति जज नहीं। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट छोटे हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट छोटा हिस्सा है, अग्रीमेंट तो कैसे ही हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस, सेक्शन नंबर 10। ठीक है, 4, 5 तो फर्दर बहुत बहुत एक्सटेंडेड वर्जन पे ले जाते हैं सेक्शन 4 और सेक्शन 5, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस यही सेक्शन है, सेक्शन 10, जो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड चीजें दे रखी है, लेकिन आपसे पूछा गया व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपसे पूछा गया कि एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, तो खुद सोचो। सबसे पहला एसेंशियल प्रपोजल होना चाहिए, सबसे पहला एसेंशियल आपका प्रपोजल होना चाहिए, उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तीसरा पढ़ा कर आई हूं मैं आपको, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, याद है? मैंने याद करवाया आपको के आगे कि यदि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा एसेंशियल। चौथा एसेंशियल, कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट।
सिर्फ प्रॉमिस ही रह जाता है। क्या हो जाता है? सिर्फ प्रॉमिस रह जाता है। यदि कंसिडरेशन नहीं है, यदि कंसिडरेशन नहीं है तो आपका अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कंसिडरेशन। पांचवा, कॉम्पिटेंसी। एक व्यक्ति का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है, मतलब उस व्यक्ति का 18 साल से कॉम्पिटेंसी में दो चीज भी आएगी, मेजर साउंड, मेजर व्यक्ति होना चाहिए, साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए। तो देखो कितने पढ़ लिए, दिखने में बहुत कम लगता है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5, कॉम्पिटेंसी में भी 2, मेजर, साउंड माइंड, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट में भी आपका मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो फ्री कंसेंट को आप एक्सप्लेन करोगे। इसमें लिखते हैं कफ है मैम, कोअर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। प्रीत समझ में आया? लिख सकते हो आप इस सारी चीजों को। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि एसेंशियल्स कहाँ दे रखे हैं। सेक्शन 10 में दे रखे हैं, लेकिन सेक्शन 10 के एसेंशियल्स बहुत लिमिटेड दे रखे हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड दे रखे हैं। आपको ये सारी चीजें, आपके सामने यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। प्रपोजल की डेफिनेशन भी लिखोगे 4 नंबर के क्वेश्चन। देखो 3 नंबर के क्वेश्चन में सेक्शन 3 मत सफिशिएंट, सेक्शन 10, 3 नंबर के आंसर में सेक्शन 10 मत सफिशिएंट, 10 11 12 छोटा छोटा लिख दो। ठीक है, 4 नंबर का जैसे ही क्वेश्चन हुआ तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 14 15 छोटा छोटा लिखोगे। फिर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कितनी अथाह चीजें हैं, तो आप क्या आंसर नहीं लिख सकते कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स? आ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10, बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 जो बेस है, पहले बेरट से पढ़ते हैं। काफी अच्छे से इन्होंने बताया कि व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक शब्द बहुत अच्छे हैं। यदि आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा कब इस शब्द को एग्रीमेंट कहा गया, कब इस शब्द को कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties. First, competent to contract. Second, for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. कितनी बातें लिख रखी है सेक्शन, इस सब सेक्शन में 5 बातें लिख रखी है सब सेक्शन 1 में। All agreements are contract if it is made, they are made by free consent. पहली बात है free consent by the competent party या free consent parties competent to contract. Second, तीसरी बात lawful consideration, चौथी बात lawful object और 5वीं बात not hereby expressly declared to be void. ये सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक बार हैंड रेज करिए, 5 चीजें याद रखोगे। सबसे पहले फ्री कंसेंट, फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। ऐसे नहीं सेंटेंस बना के ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। फिर बुलेट नंबर 1, इफ इट वर मेड विद फ्री कंसेंट बाय द कॉम्पिटेंट पार्टी। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट, थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट, 5वां नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब इसका क्या मतलब है नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड? कोई बता सकता है इसका थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन? जैसे कोई भी कहीं भी आप देखते हो कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये शब्द क्या है, नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। मैम आगे के सेक्शंस में वॉइड बता रखा है, जैसे 56। जैसे कोई भी एग्जांपल आप इसका ले सकते हो। तो पूछा गया कि इसका क्या मतलब है नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली, क्योंकि देखो आगे के सेक्शन में क्या दिखेगा, कॉम्पिटेंसी दिखेगी। आगे के सेक्शन में आपको क्या दिखेगा, फ्री कंसेंट दिखेगी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और क्या दिखेगा आपको 10 से 30 में। चैप्टर 10 से 30 में खत्म होता है। और क्या दिखेगा? जैसे मैम लीगल प्रोसीडिंग की रिस्ट्रेंटमेंट में, या फिर मैरिज नहीं करेगा, इस टाइप का जो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सारे वॉइड होंगे। तो वो बात बोली हुई है यहाँ पे, लॉफुल ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है। वैसे देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे कि इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इवन दो फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लेकिन कहीं कहीं ये शब्द लिखे हुए हैं कि इंसॉल्वेंट व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
देखोगे आप ये सब चीजें, तो ये इस पे नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली ना आगे कहीं ना कहीं अपन को दिखने में मिल जाएगा। तो ठीक है, ये 5 चीजें आपको रटनी है, 5 यहाँ लिखी हुई है, 5 अपन एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, 3 ये हो गई, 5 ये हो गई, मच सफिशिएंट। देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग्स लिख के दे दी इन्होंने कि मान लीजिए कि मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये 5 चीजें हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस 5 चीजें हैं। फ्री कंसेंट है, हम दोनों 18 साल से ऊपर हैं, साउंड माइंड के व्यक्ति हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, और कहीं पे वॉइड करार नहीं दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि ये उस बात को नहीं काट रही है जहां पे लिखा हुआ है कि अटेस्टेशन जरूरी है, जहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 विटनेस जरूरी है, जहां पर क्या लिखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर देखो कॉन्ट्रैक्ट की हम सारी एसेंशियल्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जिसे लॉ द्वारा कहा गया है अटेस्टेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या ये उस बात को काटेगी? तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस सेक्शन की कोई भी बात इफेक्ट नहीं कर रही है। देखो 2 शब्द दिखते, एक तो था नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब ये सेक्शन प्रिवेल कर रहा है, जिस सेक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा रहता है उसका मतलब होता है वो सेक्शन प्रिवेल कर रहा है, और ये लिखा है नथिंग हियर इन कंटेंट, कि यहाँ पे लिखी हुई बात मतलब और कोई सेक्शन प्रिवेल कर रहा है। तो देखिए कि नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील, कि ऐसे लॉ जो इंडिया में अभी भी एग्जिस्टेंस में है, जिन्हें रिपील नहीं किया गया, उस लॉ को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। जहां पे लिखा गया, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी है? तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आप माइंड में रख लो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं हम? ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पढ़ते हैं निकिता मैम या कोई भी हो, कहाँ पढ़ते हैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स? एग्जाम्पल दो यदि किसी को याद है। ओरल अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी तो हो सकता है आपके माइंड में कि मैम कॉन्ट्रैक्ट्स ओरली हो सकते हैं, रिटर्न में ही होना जरूरी है। किसी ने पढ़ा हो कि ओरल एडमिशंस के बारे में सुना है कभी किसी ने? ओरल एडमिशंस कर लेते हैं, इन फैक्ट्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो ओरल एडमिशन कर लिए गए हैं, ड्यूरिंग हियरिंग ओरल एडमिशन कर लिए जाते हैं, कहने को तो ओरल ही है वो चीजें। तो इन्होंने कहा इस सेक्शन की कोई भी बात अफेक्ट नहीं कर रही भारत के ऐसे लॉ जिन्हें रिपील नहीं किया गया, जहां ये कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना है, और जहां ये कहा गया है कि विटनेस की प्रेजेंस में होना है, और जहां ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उस बात को ये सेक्शन जो सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 है, क्योंकि यही मेन सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट का, उस बात को ये अफेक्ट नहीं कर रहा। ध्यान रखो, आपको पूरा याद रखना है, मीन्स में आंसर लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 के फर्स्ट पैराग्राफ में 5 बातें लिखी हुई है, सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में 2-3 बातें लिखी हुई। देखिए nothing here in content shall affect any force in India not hereby expressly repeal which required any contract in writing, तो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, जो बोलता है कि विटनेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो बोलता है कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आप ये 5 को कंडीशन को फुलफिल करने के बाद भी आपको इन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा यदि लॉ में लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन 10 बेस्ड है, ये हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आ जाइए कुछ नोट्स में देख लेते हैं। ये सेक्शन नंबर पूरे, ये सब पूरा 10 से लेकर 30 पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे एग्रीमेंट जो ऐसी कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जिसमें फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, जिसे वॉइड नहीं करा दिया गया। When contracts required to be written in presence of witness, this section shall have no effect on that clause। ठीक है, और रजिस्टर्ड भी आपको रजिस्ट्रेशन में लिखना है, लिखा था ना। और when देखो लिखा है when registration is must then must it shall supersede, जहां लिखा है रजिस्ट्रेशन वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, वो सुपरसीड करेगा, ना कि ये सेक्शन सुपरसीड करेगा। और अदर इंपॉर्टेंट चीजें भी देखो मैंने लिख दी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटी, और सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। मैं मानती हूँ सेक्शन 10 समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा।
मैम इसमें जो रिक्वायर्ड बाय राइटिंग की बात आई तो बीएसए में जो 95 पड़ा था वो इसके एम्बिट में आ सकता है। आ सकते हैं भाई, जहां लिखा है ना सेक्शन 90 पर, भाई जहां पे लिखा है कि हर चीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, तो राइटिंग में हो ना, ओरल एग्रीमेंट आपके काम नहीं आएंगे, ओरल कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं आएंगे। ठीक है, आइए एक बार और कुछ देखते हैं, नोट्स में कुछ लिखा हुआ है क्या। लिख सकते हो आप स्टार लगा के, सेक्शन 94 95 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बहुत ओवर लिखा हुआ है, इन नोट्स पे ऐसे जानने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना होता है। क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन 10, नहीं सेक्शन 10 वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कौन कौन से व्यक्ति होना, भाई माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है के लिए कैपेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कैपेबल नहीं है। अब देखिए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर कौन कौन आते हैं, लुनेटिक, इडियट, ड्रंक, इंटॉक्सिकेटेड, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी। तो समझ गए ना जो मैं शब्द बोलना चाह रही थी, हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो आप ये सब लिख सकते हो, एलियन एनिमी हो गए, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन समझ ही नहीं है, उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, ठीक है, और मतलब इंसॉल्वेंट व्यक्ति हो गए, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, इन्होंने बांट दिया, ड्रंकन हुए, कन्विक्ट पर्सन हो गए, तो ये सब नहीं है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा और डिटेल में है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए सबसे पहले अपना सेक्शन 11, सेक्शन 10 के बाद में सेक्शन 11 में लिखा हुआ है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब जिसने एज ऑफ मेजोरिटी को अचीव कर लिया है, मतलब मेजर हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर विच ही इज सब्जेक्ट। कौन सी मेजोरिटी, जैसे भारत की है तो भारत में 18 साल की उम्र है, लेकिन कहीं कहीं 21 साल की उम्र भी है, आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स वोट देने के लिए, कितने देने के लिए, वोट देने के लिए है, और काफी चीजों में भी, लेकिन कहीं कहीं 21 साल भी है, जैसे गार्जियंस, ये देखो गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट, मतलब ऐसे माइनर की प्रॉपर्टी जो कोर्ट में रखी हुई है ना, उसके लिए जो एज ऑफ मेजोरिटी होती है 21 ईयर्स होती है, नोट्स में भी आपको दिख जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर लिया है, जिस लॉ के वो सब्जेक्ट में है, और हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड का व्यक्ति है, और हु इज नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रडी बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जो तीन, एक लाइन लास्ट में हम वहां पढ़ के आए थे, वही लास्ट में इन्होंने तीन चीजें हैं, हर इंसान कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केवल दो ही बातें लिख कर आता है, मेजोरिटी और दूसरा साउंड माइंड, लेकिन इसके अंदर तीन बातें, कितनी बातें, तीन बातें, तीनों चीजें लिखी है। कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेजर व्यक्ति है, दूसरा जो साउंड माइंड का व्यक्ति है, और तीसरा जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है किसी लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऊपर भी हमने पढ़ा और नीचे भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब एज ऑफ मेजोरिटी, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार जो उम्र है वो 18 साल, कितने साल है, 18 साल है। लेकिन मैं आपको वापस बता देती हूँ, जैसे जो माइनर लोग होते हैं ना, जिनकी वार्डशिप जहाँ पे कोर्ट के पास में रहती है, तो उसकी जो एज ऑफ मेजोरिटी होती है वो 21 साल होती है। तो एक्सेप्शन है इनके दो, 21 years in the following case where a guardian of minors person's property is appointed under the Guardian and Wards Act, यहाँ पे आपकी मेजोरिटी 21 साल है, और where the minority's properties has surpassed under the superintendence of the court of wards, वार्ड्स है ये शायद ना, वार्ड्स में। तो आपको ये लाइन पूरी अच्छे से लिखनी है, आधी अधूरी नहीं लिखनी। एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर विच ही इज सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ अलग अलग हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर विच ही सब्जेक्ट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लिया हमने। अब आ जाइए, माइनर्स के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा धर्मदास घोष, मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, ठीक है, इसके तो
ठीक है, इसने क्या करा था, एक व्यक्ति है, उसने 18 साल से छोटा व्यक्ति था, कितने साल का था, 18 साल से छोटा व्यक्ति था, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर अग्रीमेंट कर लिया। देखो मैं अगेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, अग्रीमेंट कर लिया। तो बाद में केस में यही डिसाइड हुआ था कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड ऑफ इनिशियो है, क्योंकि सेक्शन 10 की एसेंशियल्स तो आपने कंप्लीट नहीं करी है। तो देखो पढ़ लेते हैं वैलिडिटी। सबसे पहले एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड ऑफ इनिशियो। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड ऑफ इनिशियो किस केस में कहा था, याद होना चाहिए आपको, मोहरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष। मिस्टर डी अ माइनर, मिस्टर डी अ माइनर mortgaged his house for 20,000 to a money lender। एक डी था, छोटा बच्चा था, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज करा और एक व्यक्ति को बोला कि भाई मुझे 20,000 रुपए दे दे। बट द मोर्गेजी लाइक मनी लेंडर, दैट इज द मनी लेंडर, पेड हिम अ सम ऑफ 8,000। सब्सिक्वेंटली उसने 20,000 मांगी, उसने 8,000 दी। सब्सिक्वेंटली द माइनर सूड फॉर सेटिंग असाइड द मोर्गेज, हेल्ड that the contract was void as Mr. D was minor and therefore he is not liable to pay anything to the lender। लेकिन अब ऐसे तो, लेकिन चलो ये बहुत एक्सटेंडेड वर्जन की बात हो जाएगी, एक बार हैंड रेज कर दो। यहां तक समझ में आ गया क्या? फिर थोड़े थोड़े एक्सेप्शन मैं आपको इन फ्यूचर बताती जाऊंगी कि इसके एक्सेप्शंस भी आ चुके हैं, इस सेक्शन के एक्सेप्शंस आ चुके हैं। मतलब अब माइनर भी, माइनर होने के बावजूद भी अभी कहीं कहीं जगह माइनर लाइबल है। शायद सेक्शन 30 एसआरए का, एक बार देखना पड़ेगा आपको, तो एसआरए का सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 का बी एक बार चेक कर लेते हैं इसका। अब क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो हमें डिटेल आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है। ठीक है, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो आपने बोला कि हाँ भाई मोहरी वर्सेस धर्मदास घोष जब का भी ये केस है उसमें कहा था कि माइनर के साथ में माइनर लाइबल नहीं है, क्योंकि माइनर के साथ में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड अब इनिशियो होता है। क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन 30 एक बार चेक कर लेते हैं, आपको अभी दिख जाएगा। देखते हैं, शायद सेक्शन 30 है, 30 बनी है। देखिए एक सेकंड, ये आधा अधूरा ही बता रहा है, अपन चेक करते हैं। एक सेकंड होल्ड रखिए। एसआरए का एक सबसेक्शन है, देखिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 33, अपन गलत देख रहे थे। सेक्शन 33 का सबसेक्शन देख लेते, देखिए समझना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया? पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग और वॉइडेबल। क्या कहा सेक्शन 33 में? इन्होंने कहा कि आपको सबको पता होगा रिस्टोरेशन क्या होता है, कि व्यक्ति को उसी स्थिति में रख देना। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट चाहे वॉइड हुआ, लेकिन जिसने जिसको जितने पैसे दिए या जिसने कुछ बेनिफिट उठाया वो उसको आपको रिस्टोर करना है। क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि मैंने 10,000 का बेनिफिट उठाया, इवन तो मैं माइनर हूँ और मैं कोर्ट में जा रही हूँ कि सर ये मैं माइनर हूँ, इसको वॉइड करो, तो वॉइड अब इनिशियो। लेकिन सेक्शन 33 देखोगे आप, सेक्शन 33 में लिखा गया कि आपको बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ेगा। देखिए, वेयर आर डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड। डिफेंडेंट क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए कि वो बोला कि मैंने इसको 8,000 रुपए दिए, वापस दिलाओ। डिफेंडेंट क्या बोल रहा है? सर देखो 32 का 2 का 33 का 2, डिफेंडेंट बोल रहा है इस ग्राउंड पे कि ये जो अग्रीमेंट है ये तो वॉइड है, क्योंकि मैं सेक्शन 7 के अंदर क्या हूं? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं। तो देखिए क्या कहा, द कोर्ट में आस्क द डिफेंडेंट टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स। कोर्ट क्या बोल सकती है?
डिफेंडेंट को सारे बेनिफिट को रिस्टोर करने के लिए बोल सकती है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया क्या? सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 का भी सबसेक्शन बी उसमें लिखा हुआ है कि यदि डिफेंडेंट सक्सेसफुली अपने आप को रजिस्टर कर चुका है, मतलब बोल रहा है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट तो वॉइड ऑफ इनिशियो, द कोर्ट में आस्क द डिफेंडेंट टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये जो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष है, इसके अलावा भी आपको एग्जाम में ये बचपन छोटे बच्चों का आंसर है, ये मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष कि void of an issue होता है, डिपेंडेंट इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टू एनीवन एल्स, या पर्सन को एंटाइटल नहीं। सेक्शन 33 में आपको बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 64 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको इसको पढ़ना अभी जरूरी था क्योंकि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरे उससे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैम ये समझ नहीं आया। सेक्शन 60 ये तो समझ में आ गया, void of an issue रहता है। यस मैम, मैम वो एसआरए से कनेक्ट किया, वो समझ नहीं आया। रिस्टोरेशन का क्या मतलब होता है? रिस्टोरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि दिव्यांशी तुम हो, है ना, ठीक है, तुम गई और मैं पारुल हूँ, ठीक है, तुम मान लीजिए 17 साल की हो, है ना, और मैं एक मतलब कैपेसिटी है मेरे अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की पूरी, मैं साउंड माइंड भी हूँ, मेजर भी हूँ। ठीक है, तो जब मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम अच्छी सी मैच्योर सी लिख रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि तुम 17 साल की हो, मुझे नहीं पता था कि तुम माइनर हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, मान लीजिए 20,000 रुपए, है ना, और तुमने मुझे प्रॉपर्टी दे दी, मतलब तुमने मुझे प्रॉपर्टी मोर्गेज कर दी, मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दे दिए। अब तुम कोर्ट में जा रही हो, क्या जा रही हो, कोर्ट में जा रही हो कि सर ये void of an issue है, मैं मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो void of an issue है, मैं तो 17 साल की हूँ। यहाँ तक तो समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। इस रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जिसका जो है ना वो वापस कर दो। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकते, लेकिन दिव्यांशी को बोला जाएगा कि ये 20,000 वापस कर, और पारुल को बोला जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी इसको वापस कर। ये होता है रिस्टोरेशन, कि व्यक्ति को उस परिस्थिति में डाल दिया जाता है, उस स्थिति में दोबारा रिस्टोर करना। रिस्टोरेशन कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, इन दोनों के बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कुछ चीजें हुई नहीं थी। समझ रहे हो रिस्टोरेशन? रेस्टिट्यूशन शब्द सुना? रेस्टिट्यूशन सीपीसी में पढ़ते हैं अपन। यस मैम। रेस्टिट्यूशन क्या शब्द सुन, जैसे मान लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, रेस्टिट्यूशन का मतलब, जैसे मान लो यहाँ एक जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, जजमेंट में था कि ए को प्रॉपर्टी दे दी जाए, ए को जबकि प्रॉपर्टी एक्चुअली में बी के पोजीशन में थी, जजमेंट में ये बात हुई कि ए को प्रॉपर्टी दे दी जाए। ठीक है, जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, ए को प्रॉपर्टी मिल गई। अब बी ने क्या लगा दी, अपील लगा दी, बी ने अपील लगा दी। अपीलेट कोर्ट क्या बोल रहा है, अपीलेट कोर्ट बोल रहा है कि ऐसा तो जजमेंट प्रोनाउंस ही नहीं होना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी तो बी की है। तो अपीलेट कोर्ट क्या बोलेगा, रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर देगा कि जो जिस स्थिति में पहले था उस स्थिति में उसको वापस कर दिया जाए, मतलब बी को ये प्रॉपर्टी वापस दे दी जाए, और ए की जैसी स्थिति थी, ए के पास नहीं थी नई प्रॉपर्टी, तो इसे कहा जाता है रेस्टिट्यूशन। सेक्शन 33 के सबसेक्शन 2 के बी में लिखा हुआ है रेस्टिट्यूशन। समझ रहे हो? डिफेंडेंट लिखा रहता है वहां पे, यहाँ डिफेंडेंट बोल रहा है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट ही है, इंस्ट्रूमेंट ही वॉइड है, तो कोर्ट में आस्क, कोर्ट बोल सकता है टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स, की भाई तूने जो जो बेनिफिट उठाए उसको वापस कर। डन। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया क्या? मतलब समझ में आना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो अब मैम इसका मतलब ये है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मैम, लेकिन ये तो रिस्टोरेशन हो रहा है ना, तो माइनर नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही बोला जाएगा, लेकिन कोर्ट उसको बोलेगा कि तू मतलब वहां पे वर्ड देखो तो मे लिखा हुआ है, मे। कोर्ट में आस्क, कोर्ट उसको बोल सकता है कि आप सारे बेनिफिट को रिस्टोर करो। वहां पे ऐसे मैंडेटरी कुछ नहीं बोला, लेकिन कोर्ट बोल सकता है कि भाई तूने बेनिफिट उठाया तो उसको वापस कर। ये मत सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल में कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आएगी, मतलब कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, लेकिन यदि माइनर ने कुछ उठा भी लिया है, कुछ अग्रीमेंट कर भी लिया है, तो अब कोर्ट बोलेगी उसको, वैसे तो void of an issue है, कॉन्ट्रैक्ट void of an issue है, लेकिन एग्रीमेंट के तहत तो कोर्ट बोल सकती है भाई तूने पैसे तो उठाए, इसको वापस कर। डन। ठीक है, शब्द हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज आपको गलत दिख रही है, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे, उसको आप एग्रीमेंट बोलोगे। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब चलो वो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो जाती है, लेकिन जहां पे आपको दिख रही है चीज लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो वहां पे आप शब्द कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज करोगे, वहां पे आप शब्द यूज करोगे एग्रीमेंट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाया। ठीक है, अब आ जाइए इसमें देखते हैं, पहले तो बेयर एक्ट देख लेते हैं।
हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने तीन चीजें पढ़ी, आपको दे रखे यहाँ पे लिखना है तीन चीजें हैं कि हु इज ऑफ साउंड माइंड, हु इज कॉम्पिटेंट टू मतलब अटेन द मेजोरिटी, और हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, वन एज, साउंड माइंड दो, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय तीन। मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। साउंड माइंड वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, तो साउंड माइंड वाली व्यक्ति वह व्यक्ति है जो रैशनल जजमेंट कर सकता है। शब्द याद कर लो, जो रैशनल जजमेंट कर सकता है उसके इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझ सकता है, तो वह व्यक्ति साउंड माइंड वाला व्यक्ति होता है। तो ये लिखा देखो सेक्शन 12, सेक्शन 12 में सेक्शन 11 को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 12, हु इज ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, समझने के लिए सक्षम है, और ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज इट अफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो समझदार है, समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर समझने की क्षमता है, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ही कैन डू रैशनल जजमेंट कि भाई ये मेरे इंटरेस्ट के एडवर्स जा सकता है, ये मेरे इंटरेस्ट के बेनिफिट में जा सकता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह व्यक्ति साउंड माइंड का व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है, साउंड माइंड का व्यक्ति है। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा कि कौन होता है साउंड माइंड का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दो चीजें, कितनी चीजें लिखी, दो चीजें, कि जो समझ सकता है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, और दूसरा और हु कैन डू द रैशनल जजमेंट व्हाट अफेक्ट्स टू हिज इंटरेस्ट, जो उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकती है उसके संबंध में रैशनल जजमेंट कर सकता है, वो साउंड माइंड का व्यक्ति होता है। ठीक है, तो दो चीजें इसके अंदर और लिखी हुई है कि एक व्यक्ति जो कभी कभी साउंड माइंड का है और कभी कभी अनसाउंड माइंड का है, समझ लो, तो वह जब जब साउंड माइंड का है, समझदार है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब जब वो पागल है तब तक वो पागल मतलब अनसाउंड माइंड का है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति होते हैं कभी कभी समझदार हो जाते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं, तो जिस टाइम समझदार है उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं, और जिस टाइम समझदार नहीं है उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखते, तो वो उस टाइम, इस टाइम यदि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वॉइड है, और इस टाइम यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, इस टाइम जब उसने एग्रीमेंट किया तो ये वॉइड है, और इस टाइम जब उसने एग्रीमेंट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये वैलिड। तो यही लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य अनसाउंड माइंड का है, ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन वो कभी कभी साउंड माइंड का हो जाता है, ही मे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो नीचे बिल्कुल उल्टा लिखा है, एक ऐसा व्यक्ति जो यूजुअली साउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, पागल हो जाता है। ही मे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, ही मे नॉट मे का कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। एक पर्सन है ल्यूनेटिक असाइलम में जो कभी कभी साउंड माइंड, इंटरवल से साउंड माइंड का होता है, तो जब जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का व्यक्ति हुआ उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति है, ड्रंकन व्यक्ति है, जो अपने रैशनल, आपसे पूछा गया क्या एक शराबी व्यक्ति क्या एक शराबी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, जी हाँ कर सकता है शराबी व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि वो रैशनल जजमेंट कर पाए, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, समझ पाए उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो यही लिखा हुआ है, देखिए, अ सेन मैन, समझदार व्यक्ति है, सेन मैन व्यक्ति है समझदार, हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपसे पूछा कि शराबी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या, लेकिन यदि वो इतना ड्रंक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को नहीं समझ पा रहा है, रैशनल जजमेंट नहीं समझ कर पा रहा है अपने इंटरेस्ट को इफेक्ट करने वाले, तो वो उस टाइम जब ड्रंकनेस लास्ट, जब तक उसकी ड्रंकनेस चल रही है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, और कुछ देखते हैं, नोट्स में कुछ स्पेशल सा लिखा हुआ हो तो वही कुछ लिखा हुआ होगा। कौन कॉम्पिटेंट, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हु हैज अटेंड द मेजोरिटी एज पर द लॉ फॉर विच ही सब्जेक्ट, ये लाइन आपको लिख कर आनी है, मीन्स सब ये लिख कर आएंगे, यहाँ सेंटेंस खत्म कर देंगे, बट आपको लिखनी है एज पर द लॉ फॉर विच ही सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, लाइक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। साउंड माइंड का व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, जो रैशनल जजमेंट कर सकता है, और ये नीचे वही लिखा है कि एक व्यक्ति जो जनरली साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है, तो वह उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है।
लेकिन जब अनसाउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो कितना अच्छे से लिखा है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है साउंड माइंड का, तो यहाँ पे मैंने लिखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो अनसाउंड माइंड का है तो मैंने क्या लिखा, वॉइड अग्रीमेंट। तो ये छोटे छोटे शब्द आपको याद रखने हैं। और देखते हैं, देखिए चलो काफी चीजें लिखी हुई है नोट्स के हिसाब से, मतलब लेकिन हमें इतना ही जितना हमने पढ़ा माइनर के लिए काफी सफिशिएंट है। इन द केस ऑफ मोहरी बीवी कॉन्ट्रैक्ट वाज डिक्लेयर्ड, अग्रीमेंट वाज डिक्लेयर्ड void ab initio, who is what is current position। क्वेश्चन है कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में जो void ab initio को कर दिया गया था कि ये void है इनिशियली, तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष द अग्रीमेंट ऑफ माइनर इज void ab initio, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, सब चीजें इन्होंने बोल दिया कि void ab initio है। अब क्वेश्चन है कैन देयर इज अ रेस्टिट्यूशन, कैन देयर इज अ रेस्टिट्यूशन, कैन देयर बी रेस्टिट्यूशन, ठीक है, बिकॉज द अग्रीमेंट इज void ab initio सो देयर इज नो रेस्टिट्यूशन। लेकिन ओल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये जो 2018 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, इसमें ये चीज नहीं थी। 2018 से पहले का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शायद कौन से ईयर का था, 2018 से देख लेना एक बार। देखिए, इन ओल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेस्टिट्यूशन ओनली ऑफ voidable contracts, so मोहरी बीवी डिड नॉट गेट एनी रिलीफ। करंट सिचुएशन 30, 31, 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जैसे हम सेक्शन 33 पढ़ के आए वैसे सेक्शन 30 में भी है, सेक्शन 31 में भी रेस्टिट्यूशन का प्रोविजन है, देयर कैन बी रेस्टिट्यूशन। अभी मैंने बोला सेक्शन 64 में भी, आगे हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे 64 में भी रेस्टिट्यूशन का प्रोविजन है। तो अब करंट सिनेरियो में द कोर्ट में आस्क द माइनर टू रिस्टोर ऑल द बेनिफिट्स, कि भाई तूने जो बेनिफिट्स कमाए हैं उसको वापस करो। ठीक है, कुछ भी नहीं। सेक्शन 68 ये अपन पढ़ लेंगे। सेक्शन 68 भी आपको देखता है कि माइनर, जैसे मैं बता देती हूँ, ये सब हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, लेकिन अभी आज की स्थिति बताती हूँ मैं माइनर की। जैसे जब आप सेक्शन 68 देखोगे तो वहां पे है कि जैसे माइनर जो है व्यक्ति, उसकी पढ़ाई पे, मतलब जो नेसेसिटीज होती है, पढ़ाई पे खर्चा किया गया, उसके लाइक जो पायस ऑब्लिगेशंस होते हैं उस पे खर्चा किया गया, एजुकेशन पे खर्चा किया गया, लिविंग पे खर्चा किया गया, शेल्टर दिया गया, क्लोथ्स दिया गया, तो जनरल रूल तो क्या है कि माइनर वापस नहीं करेगा। लेकिन ये नेसेसिटी है, ये नेसेसिटी वाले प्रोविजन में उस माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। सेक्शन 68 इसे क्या कहा जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वो सब हम आगे देखेंगे कि इवन दो माइनर लाइबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 68 भी इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन आप क्या लिखोगे, सेक्शन 33 का 2 का बी, ठीक है, जिसमें माइनर से रेस्टिट्यूशन करवाया जा सकता है। एक एक्सेप्शन आप लिख सकते हो सेक्शन 68। क्या बोलता है सेक्शन 68, वह व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, उस व्यक्ति की नेसेसिटी को आपने फुलफिल किया है, या उन व्यक्तियों जिसके लिए वह व्यक्ति, मतलब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, मोहन है, वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, या वो है ना अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटाइटल नहीं है, तो उस व्यक्ति की नेसेसिटी को फुलफिल किया गया, या उसके पत्नी या उसके बच्चे जिसके लिए मोहन जिम्मेदार है उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए आपने कुछ उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड की है, तो ये उनकी प्रॉपर्टीज से रिकवर की जा सकती है। देखते हैं सेक्शन 68 एक बार हैंडल। सेक्शन 68 भी एक एक्सेप्शन हो सकता है ना, कि माइनर, क्योंकि वहां पे शब्द लिखा है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर इज ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आ जाइए सेक्शन 68 देखते हैं। तो सेक्शन 11 में देखो कितना अच्छा अपन ने डिटेल में पढ़ा। सेक्शन 11 इतना सा है, कितना सा, 3 लाइन। सेक्शन 11 के साथ आपको सेक्शन 12 लिखने की जरूरत है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन 12 के साथ में आप सेक्शन 33 का 2 का बी, 30, 31 SRA वो लिख सकते हो, सेक्शन 64 लिख सकते हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 68 लिख सकते हो। तो आ जाइए सेक्शन 68 क्या बोलता है। देखिए स्पेसिफिकली शब्द नहीं लिखा इन्होंने माइनर, क्या लिखा है इन्होंने कि इफ अ पर्सन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग है, 3 लोग नहीं है, माइनर, अनसाउंड और डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। दूसरा, और वह व्यक्ति जिनको वो सपोर्ट करने के लिए लीगली बाउंड, जैसे यहाँ मान लो मोहन, और लीगली बाउंड मान लो किसके लिए, उसके पत्नी और उसके बच्चे।
उसको इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड इन हिज कंडीशन, किसी अदर व्यक्ति के द्वारा उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाती है। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, वह व्यक्ति जिसने उस नेसेसिटी को सप्लाई किया है, इज एंटाइटल, ही इज एंटाइटल टू रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन्होंने लिखा कैसा व्यक्ति जो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, उस व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति जिसको वो फुलफिल करने के लिए लीगली बाउंड है, उन व्यक्तियों की यदि नेसेसिटी को सप्लाई किया जाता है, देन क्या जिस व्यक्ति ने फर्निश किया रीइंबर्समेंट कैसे ले सकता है, उस व्यक्ति की, जो इनकेपेबल व्यक्ति, उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट किया जा सकता है। तो इसमें कुछ था नहीं, आपको सेक्शन 68 भी लिखना पड़ेगा। हु इज कॉम्पिटेंट, सब चीजों का आंसर 3 नंबर 11 12। 4 नंबर थोड़ा सा एक्सप्लेन, 11 12 64 68 33 SRA, ठीक है। 6 नंबर तो बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन पे थोड़ा सा, तो ये 3 और 4 में मत सफिशिएंट है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष डाल दो, केस भी हो गया आपका क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे नंबर देते, ठीक है। बाकी क्लास एक बार कल कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 11 12 हो चुका है, बहुत अच्छे अच्छे सेक्शन आएंगे, तो कल क्लास भी कंटिन्यू करना। थैंक यू सो मच।